हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12 का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लेक्चर चल रहा है अभी, और पिछले क्लास में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस किए थे। आपको बताए थे कि फिनोमेना एक ही है लेकिन डिस्कशन अलग अलग चल रहा है। आप सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ही ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन आप कभी वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप RLVP पढ़ लेते हैं, फिर उसी का आप कभी बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने लगते हैं तो उसका नाम हो जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम इस कंडीशन पर एक और चीज़ बात कर सकते हैं, और वो है फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और वेपर प्रेशर कम हो गया, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट पर इसका क्या असर पड़ा, अब इसी चीज़ को यहाँ पर हमें समझना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गया। एलिवेशन में क्या हुआ था, बढ़ गया था। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, कमी है, क्योंकि दोनों फिनोमेना अलग है। फ्रीजिंग जो है वो बॉइलिंग का उल्टा होता है। बॉइलिंग का मतलब कि वेपर्स मॉलिक्यूल्स में बदल रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल बदल रहे हैं वेपर मॉलिक्यूल्स में। फ्रीजिंग का क्या मतलब हो जाएगा, फ्रीजिंग का मतलब हुआ कि लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है। वहाँ पर बॉइलिंग का क्या डेफिनेशन था, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग में डेफिनेशन था कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी तरह से लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्यूशन देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वो बॉइलिंग है, ये फ्रीजिंग है। वो वेपर में जा रहा है, ये सॉलिड में जा रहा है। कौन, लिक्विड। लिक्विड जब वेपर में जाता है तो वेपरेशन होता है, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो जाता है। और यहाँ पर सॉलिडिफाई हो रहा है, जैसे बर्फ में अगर जा रहा है वाटर तो फ्रीजिंग हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम होना को ही यहाँ क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे, और उससे पहले यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जिस तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किए थे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो याद कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या डिफाइन हुआ था कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी वहाँ क्या हुआ कि वेपर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो गया, वहीं पर वो बॉयल होना शुरू हो गया था। तो वहाँ बदल रहा था लिक्विड से गैस में। यहाँ कहाँ जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में। यानी वहाँ भी दो फेज था, एक था लिक्विड फेज, जा कहाँ रहा था, गैस में, और वहाँ था गैस फेज। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के वेपर प्रेशर के क्या हो गया था, बराबर हो गया था। यहाँ पर लिक्विड कहाँ से कहाँ जा रहा है, लिक्विड स्टेट सॉलिड में जा रहा है। तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर टेम्परेचर को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the temperature at which जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, at which वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes
equal to vapor pressure of solid। चूंकि लिक्विड कहाँ जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, तो देयर इज इक्विलिब्रियम, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम हो जाता है लिक्विड और सॉलिड के बीच में। लिक्विड और सॉलिड के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो ठीक उसी पॉइंट पर जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। इसी कंडीशन पर क्या डिफाइन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों इक्विलिब्रियम में आकर के जिस कंडीशन पर वो होता है, जिस टेम्परेचर पर, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो बॉइलिंग और फ्रीजिंग को थोड़ा समझिए। बॉइलिंग में लेयर आ गया था जिसके वजह से पार्टिकल्स उठ नहीं पा रहे थे, तो इसी तरह से डिफरेंस होगा फ्रीजिंग में भी। फ्रीजिंग में जैसे बॉइलिंग में टेम्परेचर को हाइट कर मतलब बढ़ाना पड़ता है, और फ्रीजिंग में टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है तो आपको ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं करना पड़ेगा और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वहाँ उसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर को, अब उतना टेम्परेचर पर वो फ्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर को और डाउन करना पड़ेगा, टेम्परेचर के और लो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि आइस में बदल जाता है, प्योर वाटर। अब अगर आप उस वाटर में नमक डाल देते हैं तो नमक डाल देने से क्या होता है कि अब वो उस टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं करेगा, और जब नीचे जाएगा टेम्परेचर 0 से, और जब माइनस में जाएगा तब जा कर के वो वाटर क्या होगा, फ्रीज होगा। आप इसको एक्सपेरिमेंटिंग कर भी सकते हैं अपने घरों में। आप प्योर वाटर लीजिए और फ्रीजिंग टेम्परेचर मेजर कीजिए, और उसमें नमक डाल करके या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे प्योर वाटर बहुत जल्दी आइस में बदला, लेकिन जो सॉल्यूशन आपने बनाया वो बहुत जल्दी आइस में नहीं बदलता है, उसको ज़्यादा समय लगता है, उसको टेम्परेचर और डाउन करना पड़ता है, तब जाके वो फ्रीजिंग होता है, उसका सॉलिड स्टेट में बदलता है। यानी कि 0 डिग्री पर प्योर वाटर फ्रीज होता है, सॉलिड में चला जाता है। अगर आप NaCl डाल दें, आप ग्लूकोज डाल दें, जो भी अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप डालते हैं, तो अब वो 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा, अब वो और नीचे टेम्परेचर को और डाउन करना पड़ेगा। इसी को तो डिप्रेशन कहा जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में और कमी आ गया, तो इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर ले लेते हैं और इस एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दो चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, ये होगा प्योर सॉल्वेंट, ये होगा प्योर सॉल्वेंट, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। फ्रोजन सॉल्वेंट मीन्स क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड स्टेट का ग्राफ है, ये ग्राफ है सॉलिड स्टेट का, मतलब कि ये इस टेम्परेचर पर आकर के क्या हो जाता है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट
ये टेम्परेचर देखिए, ये टेम्परेचर किसका हो गया? सॉल्यूशन का। और ये टेम्परेचर क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट का। तो इसको आपको थोड़ा चेंज करना होगा ताकि जो अभी डेफिनेशन है उसको वो फुलफिल कर सके। सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के लिए ये हो गया TF, चूँकि वहाँ बॉइलिंग था तो TB लिखते थे, यहाँ फ्रीजिंग है तो TF लिखेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा? TF। और प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा? TF नॉट। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन कहता है कि सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कमता है, टेम्परेचर क्या होगा? और कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पर क्या होता था? फ्रीज हो जाता था। तो अब क्या होगा? अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये रहा सॉल्यूशन का ग्राफ इस पॉइंट पर आकर के, यहाँ इस पॉइंट पर और यहाँ इस पॉइंट पर आकर के ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। तो चूँकि ये ग्राफ कट हो रहा है सॉल्यूशन के लिए, इसलिए ये TF है। ये ग्राफ कट हो रहा है सॉल्वेंट के लिए, क्या हो गया? TF नॉट। दोनों के बीच में एक टेम्परेचर का डिफरेंस है जिसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा TF। क्या कहते हैं? डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, जिसे कि हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो TF है, TF क्या लिखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF नॉट क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब दोनों में देखिए, चूंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि TF नॉट ग्रेटर देन TF है, चूँकि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डेल्टा TF चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? TF नॉट माइनस TF, TF नॉट माइनस TF, ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब प्रेशर भी चेंज करेगा। आप देख सकते हैं अगर टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? चेंज कर जाएगा। यानी कि डेल्टा TF यानी चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर। और चेंज इन प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको पता है ये चीज़, पहले से मैच कराइए इसको। वेपर प्रेशर में राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़े थे? उधर भी था, और यहाँ RLVP जो हम लोग पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए थे। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो वेपर प्रेशर कम हो गया था। तो वेपर प्रेशर कम होने को ही क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला अभी बताए थे? PA नॉट इंटू XB। पीछे वाला लेक्चर जरूर देखिए। अब इस PA नॉट XB को कहाँ रख देंगे? डेल्टा P के जगह पर। तो डेल्टा TF इक्वल टू एक कांस्टेंट देंगे K, ठीक है, PA नॉट इंटू XB डेल्टा TF। अब देखिए K इंटू PA नॉट, ये कांस्टेंट है। XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो XB के जगह पर लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट टोटल मोल Na प्लस NB। अब ये चीज़ हम बहुत बार लिख चुके हैं कि NB का वैल्यू काफ़ी छोटा होता है Na से, यानी सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट के मोल से क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है। तो Na प्लस NB लगभग बराबर हो जाएगा Na का। डेनोमिनेटर में, नीचे वाले पार्ट में जो चीज़ छोटा होता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
तो यहाँ पर एन बी क्या है, बहुत छोटा है, तो ओवरऑल यहाँ क्या रह जाएगा, एन ए, तो के इंटू पी ए नॉट, और यहाँ रह जाएगा एन बी बाई एन ए। अब एन ए मोल ऑफ सॉल्वेंट है, इसको तोड़ देते हैं, के पी ए नॉट मोल ऑफ सॉल्यूट रहने दीजिए, इसको तोड़ सकते हैं वेट ऑफ ए इंटू मोलर मास, ऊपर आ जाएगा वेट बटा फॉर्मूला वेट, ये है ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में है। अगर आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसे हम केजी में लिख सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के पी ए नॉट, के पी ए नॉट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और इधर बच गया क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, एन बी बचेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, और इस वेट में इस 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी लिख सकते हैं, मोलालिटी। यह चैप्टर डेरिवेशन वाला है तो इसको ध्यान से देखिएगा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के पी ए नॉट, और सुनिए हम बार बार उस कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, इस कांस्टेंट के बदले में, इस पूरे कांस्टेंट के बदले में एक कांस्टेंट यहाँ मान लेते हैं, क्या, के बी, और के बी नहीं, फ्रीजिंग हो रहा है ना, तो फ्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पर हम के एफ लिखेंगे, ठीक है, के एफ, और इधर हो गया मोलालिटी, मोलालिटी को हम लोग लिखते हैं स्मॉल एम से। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, दो इक्वेशन आया, ये आया इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। एक हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और एक हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहाँ पर एम क्या है, मोलालिटी है, एम है मोलालिटी, ठीक है। अब मोलालिटी है तो डेल्टा टी एफ, हेंस लिख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी, सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कैसे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं और मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये फार्मूला याद रखना है। डेल्टा टी एफ को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमने कहीं पर लिखा नहीं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और के एफ को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, के एफ, के बी को क्या बोले थे, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग कांस्टेंट भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। अगर हम फॉर H2O की बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल, ठीक है। मतलब ये याद रखना है आपको, वाटर के लिए 1.86, अगर नहीं भी दिया है तो याद रखना है KF का वैल्यू वाटर के लिए 1.86 और बॉइलिंग के केस में KB का वैल्यू 0.52। तो दो वैल्यू आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वाटर जो होता है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको ये याद रख लेना चाहिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, जहाँ टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टी एफ क्या है, दोनों का अंतर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक फार्मूला आया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो ये था एनालिसिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब इसमें कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को लेकर के चर्चा होता है।
तो यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम था। एम को अब हम इसको तोड़ते हैं, मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन केजी। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या यहाँ पर हम लोग 1000 कर देते हैं, ऐसा। तो 1000 करेंगे तो केजी में आ जाएगा, ये चीज़ हमें पता है। अब के एफ इंटू एन बी मोल ऑफ सॉल्यूट, तोड़ दीजिए इसको। कैसे तोड़ेंगे? वेट बाई फार्मूला वेट। तो फार्मूला वेट एम बी नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी, वेट बाई मोलर मास क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ये सब किसके बराबर है? ये सब है डेल्टा टी एफ के इक्वल। ये सब है डेल्टा टी एफ के इक्वल। अब यहाँ से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू डेल्टा टी एफ इधर आ जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ को मैंने इधर लाया है और इंटू डब्ल्यू ए करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। देखिए जो मोलर मास है डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी मोलर मास देखिएगा, मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी आपको कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिख रहा है? डेल्टा टी एफ, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें पता चल रहा है। यहाँ पर एम बी क्या हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ध्यान रहे ये ग्राम में होता है, इन ग्राम। उसके बाद है डब्ल्यू ए हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। उसके बाद है के एफ क्राइस्कोपिक कांस्टेंट है। उसके बाद डेल्टा टी एफ तो आपको पता ही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए एक ये भी फार्मूला बहुत ही काम का है। क्वेश्चन में आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो डेल्टा टी एफ हमने अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के एक ये डिस्कशन अभी किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें हम ऐड करते हैं तो जो उसका सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। इसी कम होने को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दरअसल में होता ये है कि जब भी सॉल्यूट पार्टिकल्स आप ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर एक लेयर्स डिफरेंट फॉर्म में आने लगता है, जो कि उसको फ्रीज होने से रोकता है, जिसके लिए हमें और टेम्परेचर को कूल करना पड़ता है। उसी तरह से बॉइलिंग था कि एक लेयर आ जाता है जो कि उसको बढ़ने नहीं देता है, बॉइलिंग पॉइंट को वेपर में बदलने नहीं देता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो वहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो आप गौर करिए, काम एक ही हो रहा है। आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो एक बार आपने पढ़ा कि वेपर प्रेशर कम हो गया, तो उसको कहा गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर जब आप उसमें बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया, तो आपने कहा कि इसमें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। फिर जब आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिस्कशन किया उसी सॉल्यूशन का, तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि
फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो रहा है, तो उसको आपने कह दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फार्मूला याद रखिएगा, जिस तरह से डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, उसी तरह से डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है। मोलर मास का भी फार्मूला बिल्कुल लगभग सेम है। देखिए वहाँ था के बी डेल्टा टी बी, बाकी सब सेम था, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह से फ्रीजिंग के लिए के एफ आ गया है और यहाँ डेल्टा टी एफ आ गया है, बाकी सभी वैल्यूज़ कांस्टेंट है उसी तरह से। अब देखिए आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को मेन लॉजिक क्या कह रहा है उसको समझिएगा कि इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो कि तैयार किया गया है 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कोई सॉल्यूट आप डालें किसमें, 20 ग्राम वाटर में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना आपको दिखाई दिया, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। क्या समझाए थे कि पहले आप गिवन डेटा यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्या डाटा दिया हुआ यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना है 1.25 ग्राम, ये दिया हुआ है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सॉल्यूट कहते हैं। 20 ग्राम वाटर का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है डब्ल्यू ए, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, ठीक है। और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर किसका है, ये कहता है कि इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर इतना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना दे रखा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को TF से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 271.9 केल्विन दे रखा है, ठीक है। अच्छा तो TF नॉट क्या आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। TF नॉट यानी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन, ये पता है आपको, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप डेल्टा TF का वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और वो क्या होता है TF नॉट माइनस TF। अब TF नॉट 273 माइनस ये क्या हो जाएगा 271.9, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये लगभग 1.1 केल्विन आएगा। आप देख लीजिए 72 हो जाएगा, एक और 73, तो 0.1 कम है तो यहाँ पर 0.1 डाल दिए, ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेल्टा TF का वैल्यू आराम से निकल जाता है। फिर क्या करते हैं, आपको तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट न निकालना है, तो मोलर मास के लिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू WA, ये फार्मूला अभी अभी आपने देखा है पीछे। अब KF का वैल्यू देखिए, KF का वैल्यू तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन वाटर के लिए आपको बताए थे कि 1.86 याद रखिएगा, 1.86। वेट ऑफ सॉल्यूट WB कितना है 1.25 इंटू 1000, फिर उसके बाद डेल्टा TF 1.1 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम। बस हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट और यहाँ से आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाता है। तो जब भी क्वेश्चन बनाइए तो इसी तरह से पहले आपको डिटेल में जो जो डाटा क्वेश्चन में दे रखा है पहले आप उसको वहाँ पर नोट करेंगे, फिर आप फार्मूला यूज़ करेंगे और इस वैल्यू को उसमें डालेंगे। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.89, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये जो आपने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट देखा है ना, उसी को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसमें लिखा है, कांस्टेंट लिखा हुआ है 1.86, वैल्यू भी यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए पहले हम लोग डेटा को लिखते हैं, सॉल्यूशन करें। क्या है KF का वैल्यू
कह रहा है कि 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल है। नहीं भी देता तो भी हमें पता होता कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.045 मोलल सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का यानी कि TF का वैल्यू दिया है सॉरी TF नहीं दिया हुआ है, यही पढ़ना है आपको क्वेश्चन में। TF नहीं दिया हुआ है, चलिए नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मोलल सॉल्यूशन यानी मोलालिटी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोलालिटी। मोलालिटी दिया हुआ है 0.05 एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा TF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल्टा TF, KF इंटू M। ये तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। KF का वैल्यू क्या है 1.86 और मोलालिटी 0.05। बस इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं बता। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया है, द फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सॉरी हाँ, तो ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF यहाँ से पता हो जाएगा। तो यहाँ से जब डेल्टा TF पता हो जाएगा, मान लीजिए कि इसको गुना उना करके, चलिए गुना कर ही लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाता है 0.09, ऐसा करके कुछ वैल्यू यहाँ पर होगा जो कि आपको समझना होगा। 0.0930, ठीक है, केल्विन। ये किसका वैल्यू है, डेल्टा TF का वैल्यू है। तो आपसे पूछा है कि TF का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप ये फार्मूला तो जानते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। अब डेल्टा TF यहाँ पर 0.0930 है और TF नॉट प्योर का आप जानते हैं कितना होता है, प्योर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF। अब इसको इधर ले आइए, तो TF बराबर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 0.0930। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, माइनस में रहेगा, केल्विन में अगर आंसर है तो केल्विन में कर देना है। मतलब आप क्वेश्चन बनाने का प्रोसीजर देखिए, जो डाटा देता है लिखते हैं और जो फार्मूला है उसको हम खोजते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा।